मिंकू की कल बहुत जरूरी मीटिंग है और उसके बाद उसका प्रमोशन हो जाएगा अगर वो डील उसने क्रैक कर ली तो। इसलिए मिंकू रात भर इसी काम में लगा रहता है और एक पीपीटी फाइल और डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेता है। पूरी रात जागने का उसे फल मिलने ही वाला है। सुबह भी हो जाती है। मिंकू बहुत खुश है। पीपीटी और डॉक्यूमेंट्स तो रेडी हो गए हैं। ऐसा करता हूँ नीचे कैफे में जाकर कॉफी पी लेता हूँ, थोड़ा रिलैक्स फील करूँगा। पूरी रात काम करना पड़ा। मिंकू नीचे कैफे में कॉफी पीने चला जाता है और जब वो वापस आता है वो देखता है कि उसके टेबल से वो फाइल भी गायब है और किसी ने उसके कंप्यूटर से पीपीटी वाली पेन ड्राइव भी चुरा ली। उस समय ऑफिस में 3 लोग मौजूद थे। मिंकू उन सब से पूछता है लेकिन उनकी बातों से उसे कुछ पता नहीं चल पाता। इसलिए मिंकू तुरंत डिटेक्टिव जे को फोन करके वहीं बुला लेता है और डिटेक्टिव जे वहाँ पहुँच जाता है और पूरी बात सुनता है और उन 3 लोगों से पूछताछ करता है। तो चिंकी कहती है, मैं तो चाय पीने नीचे गई थी, अभी ही आई हूँ, मुझे कुछ नहीं पता और मैं तो मिंकू के केबिन में कभी जाती भी नहीं, मैं भला चोरी कैसे कर सकती हूँ। डिटेक्टिव जे ने रिंकी से पूछा तो रिंकी कहती है, मेरा हाथ तो फ्रैक्चर है, मैं अभी ही डॉक्टर के पास से आई हूँ, आप चाहें तो मेरी एक्सरे रिपोर्ट भी देख सकते हैं, मैंने कोई चोरी नहीं की। रिंकी तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, भला मैं उसके साथ ऐसा क्यों करूँगी, जबकि मैं जानती हूँ कि इसके बाद उसका प्रमोशन होना है। डिटेक्टिव जी ने फिर संजू से पूछा तो संजू कहता है, सर मेरा पेट खराब है, मैं तो आज ऑफिस ही नहीं आने वाला था, लेकिन सर ने मुझे लीव देने से मना कर दिया, इसलिए मुझे मजबूरन आना पड़ा। पर मैं तो जब से आया हूँ बाथरूम के चक्कर ही लगा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता कि किसने चोरी की, पर मैंने तो हरगिज चोरी नहीं की सर। डिटेक्टिव जी ने तीनों की बातें सुन ली थी पर बातों से कुछ पता नहीं चल पाया, लेकिन तभी उसने कुछ ऐसा देखा जिसने सब राज खोलकर रख दिया और उसे पता चल गया कि कौन झूठ बोल रहा है। झूठ रिंकी बोल रही है। उसकी एक्सरे रिपोर्ट देखिए, वो बाएं हाथ की है जबकि फ्रैक्चर उसके दाएं हाथ में हुआ है। डिटेक्टिव जे इसी से उसका झूठ पकड़ लेता है और उसके बैग की तलाशी लेता है। उसके बैग में वो पेन ड्राइव और वो फाइल भी मिल जाती है। हाँ, मैंने किया था ये सब क्योंकि मैं इससे चिढ़ती हूँ, मैं नहीं चाहती कि ये मुझसे ऊंचे ओहदे पर जाए, इसलिए मैंने ये सब किया। डिटेक्टिव जी ने उसको समझाया कि दोस्त के साथ ऐसा नहीं करते और यही केस सॉल्व हो गया। गौतम बुद्ध बनने से पहले सिद्धार्थ नाम से जाने जाते थे। गौतम बुद्ध ने लोगों के जीवन में ढेरों बदलाव लेकर आए हैं। उनके एक चचेरे भाई भी थे, उनका नाम था देवदत्त। सिद्धार्थ और देवदत्त की कहानी कुछ इस तरह है। राजा सिद्धार्थ के महल के पास एक उद्यान था, जहाँ पर राजा सिद्धार्थ बैठकर प्रकृति का आनंद लिया करते थे। एक दिन जब वे अपने बगीचे में बैठे हुए थे, तभी एक घायल चिड़िया उनके पैर के पास आकर गिरा। उसके शरीर में एक तीर लगा हुआ था। उसे देखने से प्रतीत हो रहा था कि किसी शिकारी उसका शिकार किया है। चिड़िया को तकलीफ में देखकर और उसे दर्द में फड़फड़ाता हुआ देखकर राजा सिद्धार्थ का दिल पिघल गया और उन्होंने उस चिड़िया की सहायता करनी चाहिए। उन्होंने सबसे पहले उस चिड़िया के शरीर से वह तीर निकाला और घायल जगह पर मलहम लगाकर उसकी पट्टी की। यह सब कर लेने के बाद देवदत्त कुछ खोजता हुआ सिद्धार्थ के पास आता है। देवदत्त जैसे ही सिद्धार्थ के पास पहुंचा तो उसने कहा, अच्छा तो यह तुम्हारे पास है, लाओ इसे मुझे दे दो। इसका शिकार मैंने किया है। इसका शिकार करने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। इस पर मेरा अधिकार है। देवदत्त की यह बात सुनकर सिद्धार्थ ने उससे कहा, नहीं, यह घायल था और मेरे पास आया। मैंने इसकी मदद की और उसकी जान बचाई, इसलिए इस पर अधिकार मेरा है। दोनों भाइयों के बीच उस चिड़िया के अधिकार को लेकर बहस होने लगी। अब वे जानना चाहते थे कि उस चिड़िया पर किसका अधिकार ज्यादा है। ऐसे में उन दोनों ने निर्णय लिया कि वे दोनों राजा के पास जाएंगे। सिद्धार्थ के पिताजी
कपिल वस्तु के राजा थे। वे दोनों राजा के पास गए। राजा के पास पहुंचते ही देवदत्त ने सबसे पहले कहा, महाराज की जय हो। महाराज, इस पर सबसे ज्यादा अधिकार मेरा है, क्योंकि मैंने इसका शिकार किया है। इस वजह से आप सिद्धार्थ से कहिए कि वह यह मुझे दे दे। जैसे ही देवदत्त की बात पूरी हुई, तब राजा ने दोनों को शांत किया और फिर उनसे पूछा कि पूरी बात क्या है। ऐसे में सिद्धार्थ ने राजा को पूरी बात बताई और उनसे बोला, महाराज, बात यह है कि इसका शिकार देवदत्त ने किया था, लेकिन यह घायल होकर मेरे कदमों के पास आ गिरा। इसे घायल देखकर मैंने इसका इलाज किया और इसे ठीक किया है। अब आप ही बताइए कि इस पर सबसे ज्यादा अधिकार मेरा है। राजा ने इस मामले पर अच्छे से विचार किया। विचार कर लेने के बाद उन्होंने सभा में सबसे एक बड़ी बात कही और वह बात यह था कि मारने वाले से ज्यादा बचाने वाले का अधिकार सबसे ज्यादा होता है। इसलिए इस सबसे बड़ा अधिकार सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ का है, क्योंकि उसने उसको मारा नहीं, बल्कि उसे घायल देखकर उसका इलाज किया और उसकी जान बचाई। राजा ऐसे कहने के बाद देवदत्त को बात अच्छे से समझ में आ गई। वह भी जान चुका था कि मारने वाले से ज्यादा बचाने वाले का अधिकार सबसे ज्यादा होता है। मारने वाले से ज्यादा बचाने वाले का बड़ा हाथ होता है और उसका अधिकार भी मारने वाले से ज्यादा होता है। इसलिए हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए और परेशान लोगों की सहायता करनी चाहिए। ऐसा करने से हम अपने आसपास के समाज को अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। एक अच्छा समाज ही एक अच्छे देश की पहचान होती है। इसलिए चिड़िया एक दूसरे की मदद करेंगे और अच्छे समाज के निर्माण में हाथ बटाएंगे। बंटी एक बहुत ही होशियार मिस्त्री था। इंजीनियर्स भी उससे घर बनाने के पहले सलाह मशवरा करते थे। बंटी बहुत मेहनती था और लोगों की मदद के लिए पैसे भी उधार दे देता था। एक उसकी पत्नी पीलू उससे कहती है, अजी सुनते हो, आप पूरे गांव के लिए घर बनाते हो, लेकिन हमारा खुद का कोई घर नहीं है। बारिश का मौसम आने वाला है, छत की मरम्मत करवानी है। हमारा अपना घर कब होगा? कभी सोचे हो? वो टिल्लू कितनी जल्दी से अपना घर बना लिया, जबकि उसको आपके जितना भी काम नहीं आता है। अरे पीलू, क्यों दूसरों की तरक्की देखकर जल रही हो? बारिश के मौसम के लिए मैं तैयारी कर लूँगा और एक दिन हमारा भी अपना घर होगा। तुम इतना मत सोचो। फिर बंटी अपने दोस्त हरिया को, जो कि ईंट सप्लायर था, उसको सारी बात बताता है। हरिया भाई, तुम मुझे मेरे घर की मरम्मत के लिए ईंट कितने में दोगे? अरे क्या बंटी भाई, तुम्हारी मदद से तो आज मेरा इतना बड़ा कारोबार है। तुम बस बताओ कितनी ईंट चाहिए, तुम्हें ईंट मिल जाएंगी। फिर हरिया बंटी के घर के बाहर एक ट्रॉली ईंट डलवा देता है। उस रात जब बंटी और पीलू सो रहे थे, तभी बंटी को कुछ आवाज आती है, लेकिन जब वो बाहर आता है तो उसे कोई नहीं दिखता। सुबह उठने पर वो ईंटों को गिनता है तो पता है कि कुछ ईंटें कम हो गई थी। अरे, लगता है कोई ईंटों को चुरा ले गया है। कौन हो सकता है जी? ऐसे ही अगले सुबह ईंट कम मिलती है तो बंटी परेशान हो जाता है। ये रोज रोज कौन हमारी ईंटों को चुरा रहा है? आज रात मैं पहरेदारी करूँगा। फिर उस रात बंटी जागकर ईंटों की रखवाली करता है। वो एक कोने में छुपकर नजर बना रखता है और थोड़ी ही देर में देखता है कि कुछ बहुत ही छोटी छोटी चिड़िया अपनी अपनी ट्रैक्टर में ईंटों को चुरा कर ले जा रही है। पीलू और बंटी दोनों उनका पीछा करने लगते हैं। फिर जंगल से होते हुए वो छोटी छोटी चिड़िया एक गुफा के अंदर चले गए। दोनों पति पत्नी भी उनके पीछे गए और दूसरी तरफ निकले। अरे, यहाँ तो इन छोटी छोटी चिड़ियों का पूरा घर संसार है। हाँ, छोटे छोटे घर और गाड़ियाँ हैं। अरे,
छोटी छोटी चिड़िया, तुम लोग मेरे घर से ईंट चुरा कर भागी हो। तभी वहाँ छोटी चिड़िया की रानी बबली बोलती है, नहीं, आप हमें गलत मत समझिए बंटी जी। हमें एक नया महल तैयार करना है और मार्केट प्लेस भी बनानी है, और ये काम आपसे बेहतर कोई और नहीं कर सकता। इसलिए हमें आपके घर में चोरी करनी पड़ी और आप हमारे पीछे यहाँ तक आए। ओह, तो ये बात है। मुझे आपके काम आने की खुशी होगी। हाँ हाँ, हमें आप छोटी चिड़ियों की तकलीफ पता है। ये आपके लिए बहुत अच्छा काम करके देंगे रानी जी। फिर बंटी बहुत खूबसूरती से रानी का महल और मार्केट की जगह तैयार कर देता है। छोटी छोटी बिल्डिंग्स होती है और मिनी पेट्रोल पंप होते हैं, मिनी ट्रैक्टर्स। इसी बीच पीलू और रानी की अच्छी दोस्ती हो जाती है। बंटी जी, आप कमाल के कलाकार हो और आपकी सहायता से पूरा राज्य बहुत सुंदर दिख रहा है। ये लीजिए आपकी मेहनत का इनाम। रानी बंटी को सोने से भरी एक बोरी देती है। ये देखकर पीलू और बबलू की आंखें चमक उठती है। फिर जल्दी ही बबलू अपना एक सुंदर सा बंगलो बनाता है। बबलू अब एक कंस्ट्रक्शन कंपनी शुरू कर देता है और बहुत पैसे कमाता है। फिर पीलू और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं।